तो दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कर्नाटक में हैं और लगातार यहां की पल पल की खबरें जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये समझने की हम कोशिश करते रहे। एक अंतिम पड़ाव और अंतिम पड़ाव में दिशा जरूर तय हो जाती है और कौन सी दिशा किधर है ये चुनाव, ये समझने की कोशिश। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव जो है शुरुआत से कांग्रेस आगे रही, मुद्दों के नाम पे अगर कहें या कहें कि पिच बनाने के लिए जो मुद्दे पिच पे तैयार होते हैं उन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस आगे रही। कांग्रेस 40% की सरकार के साथ साथ यानी भ्रष्टाचार के नाम पर, महंगाई के नाम पर और नंदिनी दूध का मामला भी आया, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे आए। उन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस आगे रही और उसका पीछा करती हुई दिखी बीजेपी। लेकिन बीजेपी मुद्दों को खोजते खोजते उस जगह पे अटकी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बीजेपी के लिए जहर वाला शब्द कहा था अपने भाषण में, और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों को लपकने की कोशिश करते रहे। 91 बार मुझे गालियां दी गईं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोलते हुए नजर आए। हालांकि प्रियंका गांधी ने बहुत जबरदस्त पलटवार किया था। इसके बाद आता है मैनिफेस्टो, और कांग्रेस का खासकर मैनिफेस्टो, और उस मैनिफेस्टो में एक नाम आता है बजरंगबली। बजरंगबली नहीं, पहले बजरंग दल आता है और बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से की जाती है, यानी जोड़ा जाता है और फिर एक नया मुद्दा यहां गढ़ दिया जाता है। तो मुद्दे गढ़ते गढ़ते बीजेपी क्या अपने लिए वोट बैंक तैयार कर पाई है ये समझने की कोशिश, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कि रोड शो का दौर चल रहा है। आखिरी पड़ाव में आप सब जानते हैं कि रोड शो काफी कई बार कारगर भी होते हैं और कई बार कारगर नहीं होते हैं। क्या कर्नाटक के चुनाव में रोड शो कारगर होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से, यानी कि आज कल परसों, लगातार कह सकते हैं कि 3 दिनों तक कर्नाटक में रहने वाले हैं। उधर सोनिया गांधी भी आज कर्नाटक में हैं, राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ दे रहे हैं, और राहुल गांधी का रोड शो इसी बेंगलुरु शहर में है। आज प्रधानमंत्री का एक रोड शो हो चुका है और इस कार्यक्रम को जब तक हम आपके पास पहुंचाएंगे तब तक दूसरा रोड शो भी खत्म हो चुका होगा। तो कौन कितना भारी पड़ने वाला है? क्या बीजेपी आगे निकलने वाली है जिसकी सरकार है और कहा जाता है कि ये छीनी हुई सरकार है कांग्रेस और जेडीएस से, या कांग्रेस आगे निकलेगी? हम लोग जब घूम रहे हैं तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन यहाँ विश्लेषकों के बीच हम बैठे हुए हैं और उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। इसमें सर्वे का जिक्र भी आया, और सर्वे का जब जिक्र आएगा तो ई-डिना का नाम जरूर सामने आएगा। इसलिए क्योंकि ई-डिना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मीडिया हाउस है, इसका एक सर्वे आजकल काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सर्वे का जिक्र करते हुए नजर आए और सर्वे का जिक्र कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस अपने लिए एक मुनाफे के रूप में इसे देख रही है, क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं उन सर्वेज में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि एज है, लेकिन बीजेपी इन सर्वेज को नकार रही है। ई-डिना के 2 खास मेहमान हमारे साथ, उन्हीं के दफ्तर में हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु में, और 2 खास मेहमान, और उसमें भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में हमारे साथ डॉक्टर वासु हैं। वासु जी, आपका स्वागत करता हूं। और आपने चूंकि वो सर्वे किया है और पूरा उसको डायरेक्ट किया इसलिए भी, और यहाँ के सर्वा उमापति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। उमापति जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ में हैं। आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। तो इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। कर्नाटक चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को लेकर के नॉर्थ इंडिया में क्यों खलबली मची हुई है, खासकर बीजेपी में क्यों खलबली मची हुई है, ये भी समझने की कोशिश। हमारे सामने कुछ पेपर्स, और उमापति जी के साथ बैठा हुआ था, कुछ पेपर्स देख रहे थे। उमापति जी, अब ओपन चर्चा हम शुरुआत करते हैं और आपसे ही शुरुआत करता हूं, फिर वासु जी से बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि ये गांव-गांव देहात घूम करके और सब कुछ समझ के आए हुए हैं, तो उनके पास बहुत कुछ मटेरियल है, आपके पास भी है। आज जब पेपर्स की हम चर्चा कर रहे थे और इसमें अलग अलग विज्ञापनों को देख रहे थे, तो फ्रंट पेज पे जरा अगर आप दिखा भी पाएं तो ये कांग्रेस का, हालांकि कई सारे अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, डीएच है, फिर इंडियन एक्सप्रेस है, और आप देखेंगे तो ये कांग्रेस का एडवर्टीजमेंट है सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर आज की तारीख में। लेकिन यहाँ बीजेपी का एक ऐड है, यहाँ छोटा सा क्वार्टर पेज है। इन दोनों को यहां दिखाने का मकसद क्या है ये बता रहा हूं, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा उमापति जी। मकसद ये है कि
कांग्रेस के ऐड में आप देखिए यहां एक बड़ी सी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। इसमें से एक डीके शिव कुमार की तस्वीर है, दूसरी सिद्धारमैया की तस्वीर है और 3 छोटी छोटी तस्वीरें यहां लगी हुई हैं, जिसमें आप देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी पहले, फिर राहुल गांधी। ये 3 तस्वीर बहुत छोटी छोटी तस्वीर है। लेकिन जब आप बीजेपी की तस्वीर के उसमें आएंगे तो आप देखिए जरा, यहां आपको लोकल एक भी नेता नजर नहीं आएगा, यहां के सीएम नजर नहीं आएंगे, बसवराज बोम्मई साहब नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं उमापति जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं और रोड शो को हम लोग देख के आ रहे हैं। प्रशांत टंडन जी भी साथ में थे। उस रोड शो में भी सीएम साहब नहीं थे, पीएम साहब हैं। पीएम के रोड शो में ऐसे देखा जाता है कि कम से कम सीएम तो हों, न सीएम यहां नजर आ रहे हैं अखबारों में, न ही सीएम नजर आ रहे हैं रोड शो में। आखिर सीएम गए कहां? इसका मतलब ये है राजीव जी, बीजेपी और बीजेपी का वरिष्ठ नेता लोग कितना डेस्परेट बन चुके हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बहुत डिस्क्रेडिट हो गया। वो 40% का ये सब बहुत सारे इश्यूज है। इसीलिए अब बीजेपी का स्ट्रैटेजी आखिरी एक ही बचा है, वो जो मोदी जी के नाम पे वोट मांगना, बिकॉज मोदी जी का चरिश्मा और भी बाकी है। इसीलिए वो लास्ट रिजॉर्ट है, वो लास्ट रिजॉर्ट को पकड़ के वो वोट मांग रहे हैं। और आप समझे होंगे लास्ट 3 दिन से वो मोदी जी इधर ठहरे हैं। और इफ यू गो बैक एंड लुक एट अदर इलेक्शंस, अदर असेंबली इलेक्शंस, आप एक मुझे एग्जांपल दीजिए जहां मोदी जी 3 दिन कोई राज्य में ठहरे चुनाव जीतने के लिए। सो इससे आप अंदाजा लगाते होंगे कितना डेस्परेट है ये और कितना मुश्किल है ये चुनाव मोदी जी के लिए और खास करके बीजेपी के लिए। मोदी जी के चरिश्मा की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी जी का जो एक ग्लैमरस रूप है, ग्लैमरस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों से बात हो रही थी तो वो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते, कई ऐसे भी मिले बीजेपी को पसंद नहीं करते लेकिन मोदी जी को पसंद करते हैं और इसलिए मोदी के नाम पे वोट देंगे। तो क्या इसके कारण यहां बीजेपी को बेनिफिट मोदी जी के नाम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये ऑलरेडी लेट हो गया, देर हो गई? हुजूर आते आते जो कहते हैं, तो हुजूर ने काफी देरी कर दी और वो वेट करते रहे, जो शुरुआत में मैं बता भी रहा था कि इतने सारे मुद्दों को लेकर के और भटकती रही बीजेपी कि कौन सा मुद्दा लें और किस पर हम बात करें, जनता के बीच जाएं, वोटर्स के बीच जाएं। आपको लगता है कि अब ये देर हो गई है या नहीं, ये पहले से ही मोदी के नाम पे वोट मिल जाएंगे? राजीव जी अपने आप को मोदी जी फकीर मानते हैं और बताते भी है, मैं फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन दिन में 5 बार वो कपड़े बदलते। आप देखते बहुत ग्लैमरस इमेज बनाया है, वो बनाया हुआ कल्ट है, पर्सनालिटी कल्ट है। इसके लिए हजारों करोड़ इस देश का कारपोरेट्स ने हजारों करोड़ उस पे इन्वेस्ट करा है, वो इनका इमेज बनाने के लिए, एक ग्लैमरस इमेज बनाने के लिए। और मोदी जी 17 बार गए थे वेस्ट बंगाल में 221 में, 17 बार 221 में जो विधानसभा चुनाव चला वेस्ट बंगाल में 17 बार गए। और अमित शाह जी 21 बार गए थे उधर। आप जानते आखिरी करके क्या वहां से चुनाव रिजल्ट क्या निकला है, आप देखते। सो इधर तो जैसे आपने बात कर रहे थे काफिला निकल चुका है, उसको रोकना मुश्किल है। अभी आखिरी दिन में कोई ये जो आपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे ये निकल चुका है, इसको ये दिशा भटकती नहीं है, जिस दिशा में चला है वही उसी दिशा में जाएगा। जी तो दोस्तों हम एक्चुअली कर्नाटक चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, 13 तारीख को रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 खास
और यहीं के रहने वाले, यहाँ के धरातल से और ज़मीनी हकीकत को समझने वाले दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमान क्या, मेहमान तो हम हैं, इनके दफ्तर में बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए आज की, ये दो खास साथी हमें मिल गए। और सबसे बड़ी चीज़ कि डॉक्टर वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने, और ई दिना आप सब जानते हैं, ई दिना का मतलब होता है आज का दिन। तो इनका जो आज का दिन, जो मीडिया हाउस है जिसने एक सर्वे किया और उस सर्वे ने तहलका मचा दिया। सर्वे पे कई लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाने लगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाने लगे, उसमें से कई बड़े बड़े नाम भी हैं, बताएंगे डॉक्टर वासु। लेकिन उसके अलावा मैं डॉक्टर वासु आपसे समझना चाहता हूं कि जो सर्वे है उसमें हालांकि वो सर्वे क्षेत्रवार हम प्लेट भी दिखा रहे हैं इस वक्त जब आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, आपका ही कटसी ईडिना, उस प्लेट में साफ हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि 132 से 140 सीटें कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे बीजेपी यहाँ हारती हुई दिख रही है, क्योंकि फुल मेजोरिटी आप दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी सुनने में आया कि बीएल संतोष तक ने क्वेश्चन लगा दिए और आप लोगों को उसका शायद जवाब भी आप लोगों ने दिया है। क्या कुछ रहा? थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हिंदी थोड़ी सी आपकी टूटी फूटी हिंदी से ही, लेकिन हमारे दर्शक आपसे मुखातिब हैं, जानते हैं आपको भी और उमापति जी को भी जानते हैं। थोड़ी हिंदी बोल लीजिए, थोड़ी अंग्रेजी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो सही है कि दूसरी जो सर्विस आया है उसमें कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे दिखा गया है। देखिए बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। नहीं जी। और नहीं तो वो सिंपल मेजॉरिटी आ रहा है, पर हमारा सर्वे में ऐसा आ गया है कि कांग्रेस विल गेट 130 to 140। शायद ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन योगेंद्र यादव ट्वीटेड आवर सर्वे, बीएल संतोष जी ने और उसके पहले राजीव चंद्रशेखर जो अभी कर्नाटका रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में और सेंट्रल मिनिस्टर भी है, वो दोनों नेता उसके बाद अपनी टिप्पणी जारी की ट्विटर पे, दैट इट इज कुक्ड अप सर्वे एंड ऑल दैट। प्रॉब्ली दे आल्सो हैड सम इश्यूज विद योगेंद्र जी, बट ऑफ कोर्स देयर वर मेनी अदर सर्वेस आल्सो। सर्वेस ऑलवेज नीड नॉट बी वेरी बिग, इतना बड़ा सैंपल साइज तो नहीं चाहिए साइंटिफिक सर्वे करने के लिए। फिर भी हम ऐसा ये बता सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सर्वे रहा, क्योंकि ये दिना मीडिया हाउस जो है ये मीडिया हाउस नहीं है, पर ये मीडिया वॉलंटियर जो हमारे साथ जुड़े हुए सारी स्टेट में सभी मिलकर ये सर्वे किया, इसलिए हमारा सैंपल साइज तो बहुत बड़ा था, फॉर मोर देन 40,000। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कुड आल्सो गिव फिगर्स लाइक विच कम्युनिटी वोट्स फॉर हुम, कितना कौन सा कास्ट किसको वोट दे रहे हैं, उसका what is their class, all that we could give. So that was actually, that is since we could give the results in such details and about the issues also, anti-incumbency बहुत सारे, इसलिए probably they got angry. वो शायद 21 तारीख तक का सर्वे है आपका? Yes, it was till April 21st only. April 21st. अब अप्रैल 21st से लेकर के आज की तारीख में मैनिफेस्टो का आना, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो का आना, और उसके बाद एक बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र आता है मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन उसके बाद आप लोगों ने कोई सर्वे किया है या कोई खबर? क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत सारे मीडिया वॉलंटियर्स हैं, तो खबर तो आती होगी आप लोगों के बीच में। क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या वो सर्वे वैसे ही है जहां पे है, मतलब वो फिगर उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है, फिगर बढ़ा घटा, क्या हुआ है? Actually, to give figures now is difficult, but ये जो बजरंग दल और पीएफआई का मामला जो आया, I don't think that there is any effect of that in the field. खासकर जो कोस्टल एरिया जो है जहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन कुछ ज़्यादा ही है, even in the places like that there is not much thing, but there are other thing also. कांग्रेस बहुत पहले से as you said in the beginning, that it is leading actually the narrative since last August, in fact, to be precise, when there was the Siddaramaiah 75 program, which was a very mega program that people came spontaneously in lakhs number
for Siddharamaiah 75 program. Since then, Congress is actually upbeat and they are in the front. But it looks like there is some fatigue in Congress also, and by the time the election is nearing, it is not just this Bajrang Dal issue. I don't think that the Bajrang Dal issue has affected Congress at all. But Congress is not that aggressive now. It looks like BJP is more aggressive. It also looks like that because बहुत सारे मीडिया जो है, मीडिया इज, आई मीन देयर इज नो डाउट दैट देयर कांग्रेस एग्रेसिव क्या मीडिया के स्क्रीन पे नहीं है या धरातल पे भी नहीं है? दैट इज मोर इन द मीडिया स्क्रीन एंड कांग्रेस आल्सो गेट्स कैरिड अवे बाय व्हाट इज शोन इन द स्क्रीन. बट देयर इज अनदर थिंग दैट यस्टरडे we got the weekly TRP thing that during elections TRP is going down is very, very surprising. As such, this is a global trend that satellite channels, news channel को लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं. It is coming down. But during elections, during the peak of election, that too when Modi is coming here aggressively, the TRPs of all the news channels, particularly of those who show Modi again and again, is coming down. So that is another thing. But still, I think BJP, at least in the narrative side and aggressive campaign side, they are actually now ahead of Congress. But what kind of effect it will be there on the result, we need to see. But still, I don't think that the gap was quite big, 10% gap when we concluded our survey. हाँ, जब आप लोगों ने किया Yes. था. लेकिन अब अग्रेसिवली दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है देन कांग्रेस, आप बता रहे हैं. अब प्रशांत जी आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा माइक. हाँ, दोनों हमारे साथियों की बात प्रशांत जी आप सुन रहे हैं और साथ साथ हम और आप तो घूम रहे ही हैं. अब चूंकि कंक्लूजन में हम आ गए हैं कि चुनाव किस दिशा में जा सकता है, 10 तारीख को मतदान है. और अभी जब हम आ रहे थे डॉक्टर वासु और उमापति जी के पास, तो हमने रोड शो देखा अभी प्रधानमंत्री का. बहुत तेज गति से प्रधानमंत्री भागते हुए नजर आए. क्या कारण हो सकता है? उसके बाद लोगों से बातचीत हुई तो कई लोग निराश भी नजर आए कि हम तो देख ही नहीं पाए. पलक झपकते ही प्रधानमंत्री गायब और कहा गया अरे वो तो चले गए. और यहां से ही मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में आपकी जो प्रतिक्रिया, आप जो कुछ देख रहे हैं, उसकी शुरुआत कीजिए. जी, इजिना के दफ्तर में हम लोग बैठे हैं राजीव जी, और इजिना के दफ्तर के बाहर की जो रोड है वहीं से मोदी जी का काफिला निकला और बहुत तेजी से, यानी रोड शो में वो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे. दर्शकों ने विजुअल देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी. वो गाड़ी के ऊपर थे और हाथ जोड़े हुए माला वगैरह के साथ, और उसके बाद वो गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी. मुझे लगता है कि जो घटना हुई है, किसी ने फूल के साथ मोबाइल फेंक दिया और उसको लेके सिक्योरिटी एडवाइजरीज आई हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद वो जो है स्पीड बढ़ा दी गई है गाड़ी की. तो एक तो ये है. जबकि राहुल गांधी या दूसरे नेता बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं सड़क पे, उनसे लोग हाथ मिला सकते हैं. तो मोदी जी ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी है, तो वो एक फैक्टर रहा. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए डॉक्टर वासु ने कही है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात. एक कि चुनाव के दिनों में टीआरपी का गिरना, टीवी चैनलों की, ये बहुत बड़ी बात है. मैंने दशकों बिताए हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग में. इनकी बात को आप तक मैं लेके आने वाला और हाँ, टीआरपी का खेल और उसमें गिरना, ये क्या मायने रखता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं, जब कोई पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटी होती है, तब न्यूज़ का जो यूनिवर्स है वो बढ़ जाता है. यानी अगर 100 लोग टीवी देखते हैं, वो 100 में 7 या 8 लोग ही न्यूज़ देखते हैं. वो 7-8 में टीआरपी आती है. लेकिन अगर, अच्छा वो क्या होता है कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं या कोई और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो जो स्पाइक है वो बढ़ जाता है, उसका जो यूनिवर्स से बढ़ जाता है. यानी 7% की जगह फिर 10-11 लोग टीवी देखते हैं न्यूज़. अगर वो न्यूज़ की टीआरपी अक्रॉस चैनल्स गिरी है इलेक्शन के दिनों में, और वो भी बीजेपी के इतने हाइप के बाद भी, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी. एक दूसरी बात, डॉक्टर वासु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, कांग्रेस के लोगों को सबक सीखना चाहिए कि वो कैरिड अवे ना हो.
वो प्रभावित ना हो सराउंड साउंड से कि मीडिया ने चला दिया। ये मीडिया तो वही चलाता है, ये मीडिया तो बीजेपी का एक तरीके से प्रचार तंत्र है और लगभग वो रवांडा रेडियो में कन्वर्ट हो चुका है। उसको अगर कांग्रेस के लोग गंभीरता से लेंगे और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बदलेंगे तो फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। यानी शुरुआत में आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए तो उनकी स्पीच में कंटेंट नहीं था। उनकी स्पीच में कंटेंट आना शुरू हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सांप वाले बयान के बाद, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। उसके बाद अब आप देखिए कि वो लगातार सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति से इस तरीके का सांप्रदायिक भाषण, समाज को बांटने वाला भाषण, तो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात राजीव जी, ये कि प्रधानमंत्री ने कल बेल्लारी में ये कहा कि कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। इतना और खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका एक प्राइम मिनिस्टर, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद में मारा गया है, जिसका एक चीफ मिनिस्टर बेन सिंह पंजाब में आतंकवादियों ने मारा, जिसका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नक्सल ने मारा, राजशेखर रेड्डी को। उस पार्टी के ऊपर अगर प्रधानमंत्री मोदी ये आरोप लगा रहे हैं तो जनता समझे कि वो कितना झूठ और कितना सच है। दूसरी जो विज्ञापन आप जो दिखा रहे थे, हम लोग कर्नाटका में काफ़ी घूम कर आए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। विज्ञापन जो आपने दिखाया, हम लोगों ने भी ये देखा है कि चुनाव बीजेपी दो चीज़ों पे ले आई है, सांप्रदायिकता और नरेंद्र मोदी। उसमें से सारे बीजेपी के नेता गायब हो गए हैं। अब कांग्रेस की तरफ आप अगर देखते हैं तो कांग्रेस में जो सेंट्रल से लीडर्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कन्नड़ में बोलते हैं, यहीं के हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं। उसके अलावा देखिए आप उसमें उनके पास डीके शिव कुमार हैं, उनके पास सिद्धरामैया हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास बीवी श्रीनिवास है, और ये लोग अलग अलग कम्युनिटी से भी आते हैं। तो एक बड़ी बैंडविड्थ के साथ कांग्रेस यहाँ आई है। तो अगर इतनी बड़ी बैंडविड्थ है, आपके 40% को ट्रैक्शन मिल रहा है, आपको सपोर्ट आ रहा है, आपको देश के सारे मीडिया हाउसेस के, उन मीडिया हाउसेस के जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके भी सर्वे आपको जो है बढ़त दे रहे हैं। इडिना का सर्वे भी आपको इतनी लंबी बढ़त दे रहा है, क्लियर मेजॉरिटी की बात कर रहा है, जो सबसे बड़ा सर्वे है 40,000 सैंपल साइज के साथ। उसके बाद आपको घबराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। आप उनको पिच क्यों दे रहे हैं? आप मोदी साहब के स्पीच राइटर क्यों बन रहे हो? ये जरूरत नहीं थी जो हुआ है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जो लोग जो अभी भी जो इडिना का सर्वे है जो हम देख कर आए हैं, वो लगभग वही चीज़ें, सेंटीमेंट वही जो है ग्राउंड से भी आ रहा है कि कांग्रेस को बहुत क्लियर कट एज है। जी, जरा उमापति जी से भी जानना चाहूँगा। उमापति जी, क्या जो बात, चूँकि हम लोग पिछले 4 दिनों से घूम रहे हैं, आप तो लगातार यहाँ हैं और अखबारों के ज़रिए, अपने साथियों के ज़रिए, बाकी आपने अपनी टीम के ज़रिए सब कुछ देख रहे हैं। इश्यूज़ में जो अभी आखिर में, और जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव को सांप्रदायिक यानी कम्युनल पार्ट पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ला करके रख दिया है, और यहाँ से बीजेपी चाहती है कि हम फिर से चुनाव जीत के आ जाएं। और एक ठप्पा भी है कि चुनाव पिछली दफ़ा छीन के सरकार बनाई थी, ऑपरेशन लोटस, और इस बार उससे अलग निकलना चाहती है। क्या देख रहे हैं आप? जो प्रशांत जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए उस बात को। और दूसरी बात कि यहाँ के लोग पिछली बार जो मैंडेट किसी को नहीं आया उस पर भी बात करते हैं क्या कि हाँ इस बार किसी को जिता करके ही ले आना है, और या पूर्ण बहुमत की सरकार वाली बात मैं कह रहा हूँ कि वैसी सरकार बनाना है।
एक फ्लेवर मिलता है, आप लोग भी बात करते होंगे, तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? या फ्लेवर की बात करेंगे तो रिसेंटली मैं गुजरात गया था। गुजरात में 5 दिन घूमा हम लोगों ने, और वहाँ हमें जो हमारे अनुभव में जो आया वो इमीडिएटली हमें लगा बीजेपी जीतने वाली है और बहुत बड़ा अंतर से भी जीतने वाली है, तो वो आ गया। सो कर्नाटक में भी वही मूड बन गया है। और जो भी सांप्रदायिकता का बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी का आखिरी आसरा है। वो आखिरी दाव को लगा रहे हैं, आखिरी दाव क्या बोलते हैं, खेल रहे, आखिरी दाव खेल रहे। इट इज ओनली नेचुरल फॉर देम टू डू दैट। लेकिन ये महंगाई का मार जो है 5 साल इन्होंने दिया, लोग सह चुके साइलेंटली, और अब सहने का बारी बीजेपी का है। दे आर गिविंग अ फिटिंग रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ वोट्स। महंगाई का मुद्दा भारी पड़ रहा है बीजेपी को, और इसी कारण से जो भी मोदी का जो ये अकेले उनका नाम से जो वोट मांग रहे हैं वो भी काम में नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। जी हाँ जी। ये 2-3 नाम मैं रखना चाहता हूं और फिर आप दोनों के पास आना चाहता हूं। एक तो देखिए, 2 बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आ गए, जगदीप शेट्टार और दूसरे लक्ष्मण सावदी। येदियुरप्पा की नाराजगी अलग दिखाई दे रही थी, और पहले से जो आप लोग बता रहे थे कि अगस्त के महीने से ही यहाँ चुनाव जो है कांग्रेस ने अपना उसकी पिच बनाना तैयार कर दिया था, और भारत जोड़ो यात्रा ने उसको और हवा दी। क्या ये जो बड़े नेता आए हैं, लक्ष्मण सावदी और शेट्टार साहब आए हैं, इसका असर कांग्रेस के प्लस में और बीजेपी के निगेटिव जा रहा है, या इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? दूसरी बात इसके साथ साथ जो नॉर्थ इंडिया में बातें 2 बहुत इम्पोर्टेंटली की जाती हैं। कर्नाटक का चुनाव मतलब लिंगायत और वोक्कालिगा, इसी के इर्द गिर्द वहाँ सब विश्लेषण करते रहते हैं। तो ये दोनों फैक्टर भी है क्या, किस रूप में देखा जाए? इससे इतना भारी फर्क नहीं पड़ने वाला है। टू बी हॉनेस्ट विथ यू, लिंगायत का जो जगदीश शेट्टर से और साउदी से इतना भारी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी एक परसेप्शन बन गया है लिंगायत में, और एक बुनियादी गलती जो संतोष जी ने और उनका साथियों ने कर बैठा है, वो बुनियादी गलती ये है, लिंगायत के मन में जो संशय का बीज बोया है वो बीज अभी अंकुरित हुआ है, और उसका असर आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। क्या गलती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या गलती की? गलती ये है, लिंगायट्स वर द बैकबोन ऑफ, वो रीढ़ की हड्डी थी इसमें भाजपा को कर्नाटक में, और उससे वो उनका बेस था। वो सोचे सिर्फ लिंगायत का बेस पे हम यकीन नहीं करना है, और इस बेस को एक्सटेंड करना है और लोगों तक जाना है। तो दे सेड दे इग्नोर्ड लिंगायत बेस, थिंकिंग दैट दे वुड स्टे विथ अस। वैसे भी हम वो रहेंगे हमारे साथ, कहाँ जाएंगे, ऐसे ग्रांटेड ले लिए, और उसको बहुत अवगणना करा है, बेइज्जती करा है। पहले येदियुरप्पा को जैसे पद से हटाया गया, पहली बार येदियुरप्पा को जब अडवाणी जी थे तभी हटाए थे एक बार, और दूसरी बार बहुत जलील करके हटाया है, और उसके बाद शेट्टर को टिकट नहीं दिया, और ऐसे बहुत गलती कर चुका है। और लिंगायत का और इसी वजह से इनके मन में एक हमको इग्नोर कर रहा है, अवगणना कर रहा है करके इनको एक संशय आ गया। तो दे आर लुकिंग बीजेपी के बाद क्या है ऐसे देख रहा है। अभी 1989 में जो हुआ, लिंगायट्स लॉक स्टॉक एंड बैरल वीरेंद्र पाटिल जी के साथ गए थे,
बहुत जायंट मेजॉरिटी मिल गए उनको। जी। तो और क्या पूछ रहे थे हम? और नहीं, लिंगायत का मेनली येदियुरप्पा वोकालिगा की भी बात कर रहा था, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी, इसकी चर्चा खूब होती है नॉर्थ इंडिया में। लिंगायत की बात आप कर ही रहे हैं, येदियुरप्पा को लेकर के कई बार बात होती रही। येदियुरप्पा इनके साथ में अगर नहीं है तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। येदियुरप्पा का बेटा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को का सपोर्ट लिंगायतों को मिल रहा है, लिंगायतों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। ऐसा है क्या? येडियुरप्पा जैसे है वो फिजिकली वो बीजेपी में है, लेकिन उनका मानसिक रूप से वो दूर हो चुका है। जैसे देखिए, हम कुमारस्वामी मिले थे रिसेंटली, वो बता रहे थे नड्डा और अमित शाह, उनका पार्टी में जो है ओबीसी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, ऐसे क्यों नहीं खोलते वो ईडी मोर्चा, सीबीआई मोर्चा और एक और क्या है, इनकम टैक्स मोर्चा। ऐसा नाम बताना चाहिए, ऐसा मोर्चा है। और एससी एसटी मोर्चा जो है, इन सब मोर्चों से ज्यादा ताकत सीबीआई मोर्चा का है और ईडी का मोर्चा है, उनका ताकत बहुत बड़ा है। चुनाव के समय तो येडियुरप्पा को भी धमकाया है। अच्छा, येडियुरप्पा को भी बहुत, ये सब साम दान दंड भेद बोलते हैं ना, ये सब प्रयोग करते वो कर चुका है। सो येडियुरप्पा आउट ऑफ शियर, उनका जो इनएविटेबिलिटी है, अनिवार्य है, इसलिए उधर है। आप किस रूप में देखते हैं ये जो कास्ट फैक्टर है? इसमें डॉक्टर वासु सर्वे के दौरान भी और ऐसे भी क्या इलेक्शन में कास्ट फैक्टर यहाँ कर्नाटक के इलेक्शन में, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो खूब चलता है, यहाँ भी चलता है? यहाँ भी चलता है, डेफिनेटली दैट caste does matter in election, but at the same time in our survey we saw that no single community is totally, say 90% committed to any single party, no caste, okay. Including Muslims. For example, in our survey we saw that probably 72% Muslims vote for Congress, 10% vote for BJP and 10% vote for JDS. जरा मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं डॉक्टर वासु, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं कि कास्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोग एक ही को वोट देते हैं, एक पार्टी को वोट देते हैं। एक ही जाति के लोग, एक ही कास्ट के लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टीज को भी वोट देते हैं। जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा थोक के भाव मुस्लिम्स जो हैं वो निकल के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, बल्कि 70% अगर मुस्लिम्स को वोट दे रहे हैं तो 10% बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं, 10% जेडीएस को भी वोट दे रहे हैं, और बचे हुए 10% जो है वो शायद इधर उधर फ्लोटिंग वोटर्स के रूप में होंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है जी। And even Lingaites only in our survey probably we saw 53% vote for BJP and the rest are divided between Congress and JDS. And later we also got a information that CSDS had done a survey on caste basis in 2018. At that time it was Lingaites had voted for BJP and the number was 61%. So in our survey it says 53%. So Lingaites, by the time we had done survey, they had little moved away from BJP also, though majority still vote for BJP. But the other interesting thing is about Vokkaligas. That is what you are actually mentioning. So Vokkaligas basically they live in southern Karnataka, and in fact Lingaites are spread across Karnataka, except in coastal area. They are in all parts of Karnataka. But since Vokkaligas are concentrated in 7-8 districts, they actually their impact in election is more, because in some constituencies in Karnataka they are 40%, 50% log bhi hai in some constituencies, and BJP targeted this community for the last 4 years. When Yediyurappa was made chief minister, a very junior most minister was made number 2, and he was also given deputy CM. He is a Vokkaliga, Ashwath Narayan. So after Yediyurappa, the official number 2 was Ashwath Narayana, who was much junior to many other ministers. So BJP has this in their mind that in Karnataka to cross 113 seats, you need the southern Karnataka. That is in their game plan.
बिकॉज प्रॉब्ली आप शायद ये जानते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी को कभी भी मेजॉरिटी नहीं आया है, वेदर इट इज इन 2008 और इन 2018. So they had to buy MLAs from different parties to become to rule Karnataka. So that is the thing. So South Karnataka is important for BJP, and that is happening till today. And more rallies of Narendra Modi and Amit Shah are happening in this part only, South only. So they tried with a proper package. They tried to woo Okaligas. One is making Ashwath Narayan as deputy CM, Kempegowda statue in the big statue in airport, and Okaliga development board with 500 crore rupees grant, and also a communal narrative called Urigowda Nanjegowda. So these two are fictional characters created by BJP and its parivar as late as recent as 2017, and they attributed it to some. I mean, basically it was fictional characters. They said that these two Okaligas killed Tipu Sultan on May 4th, 1799 in 4th Anglo-Mysore War. So actually that did not work out for them, because Okaligas, you can see that in our survey also, Okaligas are almost like Muslims in rejecting BJP. So 78% Okaligas, they say that this government should not be given a second chance, Basuraj Bommai's government. So it is almost, I mean, near to what Muslims are saying. So that is the Okaliga trend here. But still, I think BJP will get little more votes in this time than previous time, because they have concentrated too much here. But as far as the seats are concerned, they don't gain anything. So they have a long-term plan. आप कह रहे हैं कि ज़्यादा वोट्स ले आएंगे. पिछली बार बीजेपी को 36% वोट थे और कांग्रेस को 38%, लेकिन बीजेपी के पास 104 सीटें थी और इस बार और कांग्रेस के पास 80 सीटें थी. और लेकिन 4 साल की सरकार बीजेपी 14 महीने के बाद सरकार में आ गई थी. एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है. आपके सर्वे को थोड़ा किनारे रख लेते हैं और लॉजिकली एक बात करते हैं. तो कोई भी अगर चर्चा करे तो ये तो देखेगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और पिछले 6 महीने से कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है और 24 दिन इसी कर्नाटक में कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा भी थी. तो ये सब का असर तो होगा. और ऐसे में आपका जो, अब मैं आपके सर्वे पे फिर आ जाता हूँ, आपका सर्वे 10% गेन करते हुए दिखा रहा है कांग्रेस को. नहीं, 5% और बीजेपी को 3% कम होता है, तो गैप 10% है. गैप, हाँ गैप मतलब कांग्रेस 5% गेन कर रही है, यानी 38. इवन व्हेन कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन इन 2018, देयर वोट शेयर वाज मोर देन बीजेपी. सीट्स वर लेस बट वोट वाज मोर. बिल्कुल बिल्कुल वही कह. तो क्या ऐसे में फिर 113 सीटें पर जिसकी नजर है उसमें बीजेपी वहां तक जाती हुई नजर आती है क्या? So that is not there even after all these road या shows. 104, चलिए छोड़ दीजिए 113, पिछला 104 इस पे जाती हुई नजर आती है. no, अभी तो ऐसा नहीं दिखता है कि. और दूसरा सर्वे भी जो और डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट फिगर्स, वहाँ पे भी बीजेपी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, सिर्फ 1-2 सर्वे के अलावा. एंड इवन इन कर्नाटका इट डज नॉट लुक लाइक दैट, एंड बीजेपी probably has lost that hope already. But the question is whether what has happened in the last 20 days, that is in the last leg of the election, and how Congress is able to retain that aggression in the narrative and other things, that is the question. So there is some issue there. So we'll have to see what happens in the election. बिल्कुल बिल्कुल. प्रशांत जी, थोड़ा आप बहुत सारी बातें, हमारे दोनों वरिष्ठ जनों की बात आप सुन रहे थे. एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जितने मुसलमान उतने ही वोक्कालिगा, और ये दोनों लगभग साथ वोट देते हुए नजर आ रहे हैं. और वोक्कालिगास आर डिवाइडेड बिटवीन कांग्रेस एंड जेडीएस, एक्सेप्ट यही मैं कहना चाह रहा था कि मुस्लिम वोट का बड़ा स्लाइस, बहुत बड़ा स्लाइस कांग्रेस की तरफ जा रहा है, जबकि वोक्कालिग का जो वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो डिवाइड होगा जेडीएस और कांग्रेस में. हाँ, और इसमें ऑब्वियसली बड़ा स्लाइस जेडीएस की तरफ जाएगा क्योंकि उनकी लीडरशिप वहीं से, उसी समाज से आ रही है. जी आप जी. दूसरी बात जो मज़ेदार बात बताई डॉक्टर साहब ने कि देखिए, जो
इन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे जाके समाज की स्टडी की है। ये कोई एकदम जिसको कहें कि रन ऑफ द मिल इलेक्शन सर्वे नहीं जैसा न्यूज़ चैनल करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज है और ये समाज के तमाम सारे सेगमेंट्स में गए हैं। वो सेगमेंट में क्या होता है राजीव जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इतने समय तक इलेक्शन कवर करने की, कि फ्लक्चुएशन बड़े कम होते हैं। यानी सोशल बिलीव, सोशल वैल्यू, सोशल चॉइसेस एक किसी सोशल ग्रुप की वो बड़े दिनों में बनती है और फिर बड़े दिनों में मिटती भी है। बिल्कुल इतना आसानी से वो बिजली के बल्ब की तरह कि एक भाषण, एक रैली, एक रोड शो से वो इधर का उधर नहीं हो जाता। तो जो इन्होंने सर्वे किया है, भले ही वो 21 अप्रैल तक का है, लंबे समय में किया है, लेकिन एक अलग अलग सामाजिक समूहों का उन्होंने एक सैंपल लेकर एक राय बताई है। जैसे वोकाली की बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स का आप प्रेडिक्टेबल है कि मुस्लिम्स बीजेपी को वोट कम देंगे ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी जो समाज है, जैसे मान लीजिए कि एक मूवमेंट दिख रहा है इनके सर्वे में कि लिंगायत में मूवमेंट है बीजेपी से कांग्रेस की तरफ, भले ही वो छोटा है लेकिन मूवमेंट है। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड कोई एक रैली से, एक कोई टीवी डिबेट से, एक किसी हंगामे से नहीं होते, वो परमानेंट है। और उस हिसाब से हम आप देखते हैं कि जो सर्वे की लाइन है या रिजल्ट है, वो एक दिशा जो है, उस दिशा में बहुत परिवर्तन मैं देखता नहीं हूँ। अगर इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को क्लियर एज है और कांग्रेस मेजॉरिटी की तरफ जा रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, क्लियर मेजॉरिटी की बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत डेविएशन होगा। एक बात। दूसरी बात कि देखिए राजीव जी, कर्नाटक के इलेक्शन नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये 2024 का सेमीफाइनल से भी ज़्यादा बड़ा है, और बल्कि मैं कहूँगा कि 2024 का एक सैंपल सर्वे होगा ये। और दो बहुत बड़ी चीज़ें, एक क्योंकि सारे बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है वो किनारे कर दी गई, सारे मुद्दे किनारे कर दिए गए, हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक मुद्दा, नरेंद्र मोदी, उनके भाषण, उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा, इन दो चीज़ का क्लियर कट रिजल्ट आउट होगा कि कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। और यही दो फैक्टर्स 2024 के इलेक्शंस में ये निर्णायक साबित होंगे राजीव जी। 2024 के इलेक्शन में कर्नाटक चुनाव, और उसमें भी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम दौर में भाषण, सांप्रदायिकता को ज़्यादा जागरूक करने वाला भाषण, और दूसरी तरफ रोड शोज़, ये और सोनिया गांधी भी कर्नाटक के इस चुनावी सफ़र में कूद पड़ी। ये भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहली दफ़ा साथ साथ जुगलबंदी करते हुए नजर आए। कितने सारे चुनाव हुए, लेकिन प्रियंका अपना पार्ट देखती थी, राहुल अपना देखते थे। लेकिन आज राहुल, कल प्रियंका, फिर राहुल, फिर प्रियंका, ऐसा नहीं होता था। यहाँ वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के कैंपेन्स को और विज्ञापन को दिखा रहा था। तो एक विज्ञापन आप लोगों के बीच और रखना चाहूँगा। उमापति जी, आपसे इस पर जरूर बात करना चाहूँगा। एक देखिए दोस्तों, एक और विज्ञापन है, ये फुल पेज एडवर्टोरियल है। ये ज़रा दिखा सकते हैं, दिखाइए। ये फुल पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में, तमाम अखबारों में है ये फुल पेज एडवर्टोरियल, और ये 6 मई आज का ही है, आज का ही विज्ञापन है। और इस विज्ञापन में ये फ्रंट पेज पे आपने देख लिया, और यहाँ ये आपको दिख रहा होगा कर्नाटक के मैप के साथ में ये कांग्रेस का ये क्वार्टर पेज विज्ञापन नहीं है, बल्कि फुल पेज विथ एडवर्टोरियल। और इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि जो इसमें कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट आज के नहीं हैं, ये पुराने हैं। और ये कंटेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है कांग्रेस के लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखता है मतदाताओं को, वोटर्स को रिझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये सरकार क्या कुछ करती थी। शायद यही है ना उमापति जी। राजीव जी, जैसे मैंने बता रहा था, नंबर 1 पे महंगाई है,
नंबर 2 नंबर पे ये करप्शन है। ये हमारे सर्वे में ये निकला है, लेकिन जनरल परसेप्शन भी है। भ्रष्टाचार जो होता है ये मुद्दा नंबर 1 भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत जायज़ बात है, वो महंगाई बहुत नंबर 1 है। नंबर 2 पे ये है, ये सारे मुद्दे लास्ट 3.5 साल में जो इनके ऊपर लगी है, ये सारे फॉर एग्जांपल कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है वो पीएम को चिट्ठी लिखी है इसके बारे में, जो 40% क्या है कट बनी जो है, कट बनी वो है, वो ये सारे अखबार में आया हुआ न्यूज़ है, पहले से छपा हुआ है, पहले से छपा हुआ है। उसी साइज में शायद कांग्रेस ने एक बहुत ब्रिलियंट चीज करा है, वो सारे क्लिपिंग्स लिया है, क्लिपिंग्स को एक पेज में जोड़ दिया है, जोड़ के एक इश्तिहार बनाया है। और उसके बाद ये दिलचस्प बात ये है, आप दुर्बल सीएम चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। हाँ, ये बीच मैप में लिखा हाँ, है। इसमें बहुत होशियारी का खेल कांग्रेस ने क्या खेला है। ये स्ट्रांग सीएम यू शुड गेट। स्ट्रांग सीएम का बात कौन कर रहे थे पहले? रीजनल पार्टीज यूज्ड टू से दिस। नाउ कांग्रेस हैज उसका उधार लिया है रीजनल पार्टी से, स्ट्रांग स्टेट और स्ट्रांग सीएम, उसको उधार लेके ये बहुत अपीलिंग है। और आखिरी दिन जो चल रहा है उसमें ये जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट है, बहुत अपील भी करता है। और ओनली ए वीक सीएम विल सैक्रिफाइस द स्टेट। ये दुर्बल मुख्यमंत्री होता है, वो स्टेट का इंटरेस्ट जो होता है उसको त्याग कर देता है। सो इसीलिए बीजेपी वीक सीएम को चाहता है। इनका आर्गुमेंट, ओनली ए वीक सीएम विल लेट द सेंटर डिसरेस्पेक्ट आवर कल्चर। हमारा संस्कृति जो है कर्नाटक का, उसका संस्कृति को बेइज्जत कर सकता है वो एक वीक सीएम, दुर्बल सीएम। इसीलिए दुर्बल सीएम को चाहता है भाजपा, इसीलिए बोम्माई को रखा था। बोम्माई इज नोन टू बी ए वीक सीएम। तो एक वीक सीएम है तो संतोष राज चला सकते, मोदी जी राज चला सकते हैं। इधर का सीएम तो एक पपेट होता है, कठपुतली होता है। अमित शाह राज चला सकते हैं जी। उसका बात है, ये बहुत बढ़िया इन्होंने खेल खेला है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का दौर आ चुका है। जल्दी जरा एज की बात हम लगातार कर ही रहे हैं और हमारे तीनों साथी लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं और इन लोगों से जानना चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट, किसको एज? तो आज का बिल्कुल आज आखिरी समय है। बिल्कुल, yes, definitely it is. I mean, it looks like Congress has a definite edge in spite of what has happened in the last 20 days. But Congress has definitely edge. तो जो कुछ भी हो रहा है पिछले 20 दिनों से, लेकिन कांग्रेस को एज है कह रहे हैं डॉक्टर बासु, आप क्या कहेंगे? मोदी जी का आखिरी जो प्रयत्न चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फर्क पड़ेगा वो उससे आखिरी जो फलितांश निकलेगा उस पर ज़्यादा असर नहीं डालने वाला। जी, प्रशांत टंडन जी, आप भी लगातार घूम रहे हैं और आप तो सिद्धारमैया के गांव भी जाके घूम के आ गए हैं और इधर कोलार जहां से राहुल गांधी को सजा हुई है वो जगह भी आप देख लिए जहां से सिद्धारमैया चुनाव लड़ना चाहते थे। जी, मुझे लग रहा है कि मोदी साहब का जो बहुत अग्रेसिव कैंपेन है और खासकर हिंदू मुस्लिम करना और कांग्रेस को आतंकवाद की समर्थन करने वाली पार्टी बता देना, ये सब नेशनल पॉलिटिक्स की तैयारी है। यानी अब जो चुनाव होंगे वो हिंदी बेल्ट में चुनाव होंगे, हिंदी भाषी क्षेत्रों में चुनाव होंगे जहां इनका मुख्य टक्कर कांग्रेस से है। तो वो इसको तो वो गिव अप कर चुके हैं कि कर्नाटक तो हमारे पास नहीं है, अब हम आगे की तैयारी करें। तो वो उसकी ज़मीन कर्नाटक के इलेक्शन में बना रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो मार्जिन है वो कम कर पाएँ।
बहुत अग्रेसिव कैंपेन से, बस इतना ही है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो अगले 5 राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होने हैं इसके बाद उसकी तैयारी में है और उनको पता है कि कर्नाटक का रिजल्ट क्या आना है। हमारे तीनों साथी जो बात यहाँ कह रहे हैं उसको अगर उसका जीस्ट निकालने की कोशिश करें तो यही समझ में आता है। और अगर धरातल पे आप जाएं, ग्राउंड ज़ीरो से हम जुड़े हुए हैं आप सबके बीच और यहाँ जो लोगों से बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक तरफा लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोग बीजेपी की बात भी करते हैं लेकिन जेडीएस की बात भी करते हैं। लेकिन एज की जहाँ तक बात हो तो कांग्रेस को एज है और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये कहने के पीछे का तर्क यही है कि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी 2018 में बनी थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, येदियुरप्पा का खेल चलता रहा, ये सब आप लोग देख चुके हैं। और अब बड़े बड़े नेता बीजेपी के कांग्रेस में आ चुके हैं, तो क्या कांग्रेस एक आध कुछ गलतियों के बाद भी आगे यानी अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे रह पाएगी? ये 13 तारीख को पता चलेगा। यानी बीजेपी सरकार बनाती है यहाँ या कांग्रेस सरकार बनाती है, इसका रिजल्ट तो 13 को आएगा। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं और हमारी बातों से ये और तमाम हमारे तीनों एक्सपर्ट की बातों से ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को एज है। देखना आगे क्या है, क्या कुछ होता है। राहुल गांधी का सफ़र भी यहाँ चल रहा है, सोनिया गांधी भी भाषण दे रही हैं और साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी खूब मेहनत की है। इन सब का कितना असर होता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी हैं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका थोड़ा बहुत साथ देते हुए नजर आते हैं अमित शाह। लेकिन दोनों जब जुबान खोलते हैं तो कहीं ना कहीं नफरती बोल ज़्यादा यहाँ सुनाई पड़ते हैं। तो चलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूं। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर बासु आपको, बहुत बहुत धन्यवाद उमापति जी आपको और बहुत धन्यवाद प्रशांत टंडन जी आपको और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए थे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।